आज जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है वो परेशान है। जो 3 तारीख की मीटिंग का अभी आपने जिक्र किया, होने वाले विधानसभा के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। देखिए 3 तारीख को मैंने जो अपने कार्यकर्ता बुलाए हैं उनकी मानसिकता क्या है, वो क्या चाहते हैं और विचार करके फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जो पोहरी विधानसभा है वो पूर्व क्षेत्रों में मतलब पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है? ये है कि सर्कुलर डैम मतलब वो डैम पूरा कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाया है, वो अभी तक पूरा शुरू ही नहीं हो पाया है, इसका कारण क्या है? हाँ, जनप्रतिनिधियों के आपस के झगड़े के कारण यशोधरा जी को या सिंधिया परिवार को जानता हूँ, ये लोग छोड़ते नहीं और जातियों में बटा हुआ क्षेत्र। नमस्कार, स्वतंत्र शुक्री के चुनावी कवरेज में मैं उन्नति मिश्रा एक बार फिर आप सभी के साथ। तो आज मैं जहां पर जिनके साथ में हूं वह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर देखें तो वो पोहरी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भी हैं और पोहरी में और शिवपुरी में हर जगह उनकी जो छवि है वो किसी भी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। तो मैं अब स्वागत करती हूँ स्वतंत्र शिवपुरी के प्लेटफॉर्म पे श्री नरेंद्र बेथरे जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, जैसे हम सबको पता है कि पोहरी में जो सरकार रही है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रही है। पहले आप विधायक रहे, उसके बाद में फिर प्रहलाद भारती जी विधायक रहे। अब जो वर्तमान में विधायक है वे भी सुरेश आठखेड़ा जी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। फिर भी जो पोहरी विधानसभा है वो पूर्व क्षेत्रों में मतलब पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, पोहरी विधानसभा क्षेत्र एक तो जंगल ज्यादा है, फॉरेस्ट होने के कारण विकास कार्य वहां हो नहीं पाते। जो थोड़ी बहुत जगह है वहां पर विकास की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां से हम सिंचाई की व्यवस्था दे सकें या जहां हम अच्छी सड़कें दे सकें, क्योंकि एक तो पीछे नेशनल पार्क लग जाते हैं। अभी जैसे चीता वाला मामला है तो वो पोहरी से लगा हुआ है। इधर गोपालपुर की तरफ आ जाएं तो वहां जंगल है। फिर सतनवाड़े के इस तरफ यदि चले जाएं नरवर तक तो यहाँ खदानें और जंगल है। तो विकास करने के लिए पोहरी विधानसभा में एक सीमित क्षेत्र है। जो हम सभी को पता है कि अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी आए थे पोहरी में और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आए थे, जिन्होंने सर्कुलर डैम जो है उसका उद्घाटन भी किया था और तुरंत ही जेसीबी ला करके कार्य भी शुरू करवा दिया था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सर्कुलर डैम की कोई भी अभी तक वो डैम पूरा कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाया है, वो अभी तक पूरा शुरू ही नहीं हो पाया है, इसका कारण क्या है? देखिए, सर्कुलर डैम का एक तो मुख्य कारण ये है कि उसका कुछ हिस्सा फॉरेस्ट में आता है। दूसरा, वहां जनप्रतिनिधियों के आपस के झगड़े के कारण न तो फॉरेस्ट से परमिशन मिल पा रही और जिस एजेंसी को काम दिया था वो बेईमान एजेंसी थी। वो सरकार का पैसा हजम करके और ऊपर मुनाफा कमा करके चली गई और जब मुख्य काम का विषय आया तो उसने काम बंद कर दिया। बाकी वहां जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि विधानसभा में अगर कोई विकास करना है तो उनको ठीक ढंग से ईमानदारी से काम करें। अगर आप अपनी दावेदारी भाजपा में पोहरी विधानसभा के लिए बहुत सशक्त रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं भाजपा पार्टी के आगे, तो अगर आपको मौका देती है पार्टी पोहरी से विधायक का टिकट अगर आपको देती है तो आपको क्या खामियां दिखती हैं? आप क्या करेंगे पोहरी के लिए जिससे पोहरी पिछड़े क्षेत्रों से अच्छे की तरफ आगे बढ़ने लगे? देखिए, पोहरी राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं है। पोहरी जातियों में बटा हुआ क्षेत्र है और वहां जातिवाद का जो सबसे गहरा दंश है उसके कारण वहां की जनता को परेशानी भुगतना पड़ती है। एक समाज विशेष का व्यक्ति यदि वहां जनप्रतिनिधि बन जाता है तो दूसरे समाजों के काम न करते हुए वो अपने समाज के, चाहे किसी भी दृष्टि से वो लोग हों, चाहे वो गंदे लोग हों, चाहे वो अपराधी हों, चाहे वो किसी भी अन्य धंधों में लगे रहते हैं, उनको मदद करता है। इसके कारण पोहरी को बहुत प्रॉब्लम आती है। आपने कहा जातिवाद पोहरी में बहुत ज्यादा है, तो अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मण वोटर है वहां पर वो तकरीबन 20 से 25 हजार है और जो धाकड़ वोटर हैं वो भी 30 से 35 हजार के लगभग है। लेकिन जो गेम चेंजर कहा जाता है पोहरी में वो आदिवासी लोग हैं।
जो पौरी की पॉलिटिक्स में या किसी भी चुनाव में पौरी के एकदम कहा जाता है कि गेम चेंज कर सकते हैं, किसी को भी सत्ता में ला सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है। तो अगर आप अपना वर्चस्व पौरी में दोबारा कायम करेंगे तो आपकी क्या रणनीति रहेगी उन्हें टैकल करने के लिए? देखिए, वहाँ आदिवासी जो वोटर है पहले अशिक्षित हुआ करता था और उनको चलाने वाले वहाँ के सरपंच या कोई जो भी जनप्रतिनिधि होते थे वो उनको किसी न किसी तरह से प्रलोभन देकर के चलाते थे। लेकिन 10-15 सालों से आदिवासियों में विकास हुआ है, सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधा पैसा उनके खातों में जा रहा है। शिक्षा की दृष्टि से भी आदिवासियों में उत्साह बढ़ा है, लोग पटवारी हुए हैं, लोग शिक्षक हुए हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके काम करने लगे हैं। इसलिए अब उनको भटकाना या खरीदना यह संभव नहीं है और वो ईमानदारी से अच्छे जनप्रतिनिधि को वोट देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन जो सी वोटर का सर्वे रिपोर्ट निकल के आई उसमें हमने काफी हद तक देखा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, और अब देखा जाए तो शिवपुरी से भी देखा जाए तो काफी लोग भाजपा का दामन छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज ही हाल ही में वीरेंद्र रघुवंशी जी ने भी यही क्रम को फॉलो करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आप तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, आपने तो कभी अपनी पार्टी परिवर्तन नहीं करी, तो आपको क्या दिखता है भारतीय जनता पार्टी में और आप उन लोगों के डिसीजन के लिए क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, लेकिन परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है वो परेशान है। प्रशासनिक दृष्टि से भी उसकी बात नहीं मानी जाती और आर्थिक दृष्टि से भी वो संपन्न नहीं है। तो कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना पड़ेगी यदि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है तो। यस। अगर हम देखें तो पौरी से आपकी जो दावेदारी है वो बहुत पक्की है। पार्टी भी आपको पौरी से टिकट दे सकती है, लेकिन अगर कुछ ऐसे कंडीशंस आई जब आपको पार्टी टिकट ना दे पौरी का, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? और अगर आपको टिकट मिलता है तो आप पौरी के लिए क्या करेंगे अपनी दावेदारी को और प्रबल रूप से दिखाने के लिए? और अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? क्या आप भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे भाजपा को छोड़कर? देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में भी मेरा टिकट लगभग फाइनल था। चुनाव के ठीक चंद दिनों के भीतर आधी रात को मेरा टिकट काट करके दूसरे प्रत्याशी को दिया गया। उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। आज भी पौरी विधानसभा में एक जाति विशेष का भारी विरोध है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस जातिवाद के विरोध को नहीं समझ सकती तो उसको सीट गंवानी पड़ सकती है। मुझे टिकट अगर देती है तो मैं सीट जीत करके दूंगा, और अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैंने 3 तारीख को मेरे जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं पौरी विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों की एक मीटिंग बुलाई है और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद फिर आगे क्या करना है इसकी रणनीति बनाई जाएगी। जो 3 तारीख की मीटिंग का अभी आपने जिक्र किया, क्या वो इस पॉलिटिक्स में इस आगामी होने वाले विधानसभा के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है? देखिए, 3 तारीख को मैंने जो अपने कार्यकर्ता बुलाए हैं उनकी मानसिकता क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं और चुनाव के लिए मेरे साथ वो कितने तैयार हैं, इन सब विषयों पर विचार करके फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगर देखा जाए तो आप राजमाता के साथ भी बहुत सक्रिय रहे पुराने समय में, और राजमाता ने शिवपुरी में बहुत काम किया है। अब उनकी जो बेटी है श्रीमन महाराज यशोधरा राजे जी, वो शिवपुरी से अभी हाल फिलहाल विधायक हैं, और कहा जा रहा है कि अब उनकी जो टकराव होगी वो वीरेंद्र रघुवंशी जी से होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि इस बार यशोधरा जी यहाँ शिवपुरी से चुनाव लड़े। अगर ऐसे इसी क्रम में अगर आपको पार्टी शिवपुरी से चुनाव लड़ने का मौका देती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये शिवपुरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहाँ से 1990 से लेकर अगर हम बीच का एक 1.5 वर्ष का कार्यकाल वीरेंद्र रघुवंशी का एक्सीडेंटल छोड़ दें तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। यहाँ से चाहे तो यशोधरा जी लड़े या अन्य कोई लड़े, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगी। जहां तक मैं यशोधरा जी को या सिंधिया परिवार को जानता हूं, ये लोग छोड़ते नहीं हैं
कि अगर हमको कोई सीट कठिन लग रही है तो हम छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएं, ऐसा इनकी मानसिकता रहती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि यशोधरा जी यहाँ से बदली जाएंगी या उनको कहीं अन्य जगह से चुनाव लड़ने को मिलेगा। यशोधरा जी को जन का सपोर्ट है या फिर यशोधरा जी यहाँ से टिकट लड़ने के लिए बस जिद पर है? आप क्या कहेंगे दोनों में से? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैंने पहले भी जैसे कहा कि यहाँ की परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की है। सुशील बहादुर अस्थाना थे, वो भी जीतते थे। 90 से लेकर लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब किसी कारण से, किसी व्यक्ति विशेष से यदि कोई नाराजगी है तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। और अगर आप शिवपुरी से जीते, अगर जैसे आपको टिकट मिला और अगर आप शिवपुरी से विधायकी जीते, क्योंकि आपकी बातों से तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पक्की सीट है शिवपुरी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़े तो आपकी भी जीत निश्चित होगी, तो आप क्या करेंगे शिवपुरी के लिए? देखिए, शिवपुरी विधानसभा से किसी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलना उसका स्वाभाविक की बात है, क्योंकि शिवपुरी विधानसभा भाजपा में है। जहां तक शिवपुरी का सवाल है तो शिवपुरी में तो यशोधरा राजे सिंधिया जी ने जो बहुत विकास किए हैं, जो काम कोई नहीं करा पाया वो यशोधरा जी के द्वारा यहाँ सड़कों के कराए गए हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि शिवपुरी के विकास की निरंतरता को कोई रोक पाएगा। विकास चल रहा है, जो भी आगे लड़ेगा जीतेगा वो करता रहेगा। ये थे मेरे साथ नरेंद्र विथरे जी, जो पोहरी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और अब वर्तमान में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भी हैं। ये थे उनके विचार और ये उनकी आगामी रणनीति कि वो क्या करेंगे और उनकी क्या विचार है पोहरी को लेकर, शिवपुरी को लेकर और शिवपुरी में चलती पॉलिटिक्स को लेकर। अब हम मिलेंगे एक चुनावी कवरेज, नई चुनावी कवरेज में और एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।